था कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आज हम आपका टॉपिक है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वाटोरियल पॉइंट, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वाटोरियल पॉइंट, इक्वाटोरियल पॉइंट, ये आपका टॉपिक है आज। इसका मतलब क्या है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है किस पॉइंट पर आज हम फाइंड आउट करेंगे, तो हम निरक्षीय जो है बिंदु पर फाइंड आउट करेंगे। इसके बिल्कुल जो है कहते हैं लंबार्धक हम लोग जो है आज फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यह एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, समझिएगा, मान लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, आदर्श इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो उसकी आप कुछ चीजें जो आप समझ लीजिए। ये एक आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है। आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है कि आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो आवेशों के बीच की जो दूरी होती है, भाई देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो होती है आपकी जो है माइनस क्यू चार्ज से जो है प्लस क्यू चार्ज तक, और इनके बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है, कहते हैं नेग्लिजिबल होती है। एल जो है इनके बीच की जो 2l दूरी है, इस 2l दूरी को हम लोग क्या मानेंगे, बहुत ही जो है स्मॉल डिस्टेंस मानेंगे, बहुत स्मॉल डिस्टेंस दोनों के बीच में। यहाँ पे आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, लेकिन ये जो है नैनोमीटर या एंगस्ट्रम में 10⁻⁻10 एंगस्ट्रम में या नैनोमीटर में या उससे और स्मॉल डिस्टेंस में ये जो है 2l डिस्टेंस होती है। ये आइडियल जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव आपका होता है। अब ये आपका एक वैद्युत द्विध्रुव है माइनस क्यू प्लस क्यू, इसका मध्य बिंदु क्या है, O है। ठीक है, बिल्कुल आराम से समझना। ठीक है, कल हमने आपको क्या बताया था, इसकी जो है निरक्षीय स्थिति में, इसकी सीध रेखा में जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। तो हमने क्या कहा था, यहां से यहां तक दूरी आपकी जो है, मान लो ये पॉइंट ए है बेटा और ये पॉइंट आपका बी है। मैंने आपको ये बताया था संजीवनी कल कि जो है यहां से यहां तक ये टोटल दूरी 2l है, लेकिन डाइपोल का मतलब क्या होता है, आइडियल डाइपोल का मतलब ये होता है जिसमें जो है दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमको यहां मालूम पड़ रही है लेकिन बहुत कम हो, जो ना मीटर में हो ना सेंटीमीटर में हो, जो एंगस्ट्रम में जाए या नैनोमीटर में जाए, जैसे 10⁻⁻ नैनोमीटर, 10⁻⁻10 एंगस्ट्रम। तो इन दोनों आवेशों के बीच इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है एक इस प्रकार का जो है आपका अरेंजमेंट होता है जिसमें दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। अगर 2l जो है 10⁻⁻10 एंगस्ट्रम है तो L जो है उससे और कम होगा। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि हम लोग जो है इसको जो है हम लोग आइडियल डाइपोल कहते हैं। अब इसकी जो है कहते हैं निरक्षीय स्थिति में हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E फाइंड आउट करेंगे। निरक्षीय क्या होता है संजीवनी बेटा, अच्छी होता है इसकी बिल्कुल जो है एकदम अनुदैर्ध्य रेखा में, और निरक्षीय हमने कहा था लंबवत दूरी, लंबवत परपेंडिकुलर, समझती हो परपेंडिकुलर में कितना 90 डिग्री। लंबवत मतलब क्या होता है, हाई स्कूल में गणित था तुम्हारे पास तो आपने 10th में पढ़ा होगा कि लंबवत दूरी क्या होती है, जो एकदम परपेंडिकुलर हो, जो 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो इसके परपेंडिकुलर यहां पर ये आ जाएगी दूरी ये, तो बिंदु O से R मीटर की दूरी पर बिल्कुल परपेंडिकुलर ये कितना होगा संजीवनी बेटा, 90 डिग्री। हमने यहां से अच्छी में लिया था अनुदैर्ध्य, और यहां से बिंदु O से R मीटर की दूरी पर, ये R मीटर की दूरी पर यहां पर जो है एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की जो है क्या ज्ञात करनी है, हमको जो है बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता निकालनी है। एक चीज आप समझिएगा, डाइपोल की जो दिशा होती है वो हमेशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ होती है, निगेटिव टू पॉजिटिव होती है। लेकिन इसमें जो प्लस क्यू आवेश के कारण, अब यहां
हमने आपको क्या बताया था, ये दो दूरियां लेंगे, एक तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। भाई अच्छी में कैसा था, ये आपका जो था यहां पर एक बिंदु P था और ये आपका माइनस क्यू था, यहां पर बेटा आपका प्लस क्यू था संजीवनी, ये बीच में बिंदु O था और इस बिंदु O से हमने r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P लिया था। इस बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण हमने जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको जो है निकाल के बताया था। ये एल प्लस क्यू आवेश के कारण हमने कहा था तीव्रता E1 इस दिशा में होगी और माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E2 इस दिशा में होगी। प्लस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता उत्पन्न होती है, दो आवेशों के कारण दो तीव्रताएं उत्पन्न होती हैं। हेतराम, दो आवेशों के कारण दो तीव्रताएं उत्पन्न होती हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण E1 उत्पन्न होगी। इसकी दिशा इधर क्यों हुई जाकर के, प्लस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता उत्पन्न होती है, जो आपकी जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होती है, उसकी दिशा होती है आवेश से अवे, दूर। जिधर आवेश होगा उससे दूर होगी तीव्रता उत्पन्न हो। जैसे यहां पर प्लस क्यू आवेश है तो तीव्रता इस दिशा में होगी, आवेश से दूर। प्लस क्यू धनात्मक आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है वे अवे ऑफ चार्ज होती है। अवे ऑफ चार्ज का मतलब होता है आवेश से दूर की दिशा में। लेकिन माइनस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता उत्पन्न होगी वो जो है टुवर्ड्स आवेश चार्ज होगी, मतलब आवेश की तरफ होगी और ये आवेश से दूर जाएगी। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, मेरा पॉइंट आप समझिए। ये डेरिवेशन करने से पहले एक पॉइंट आप समझ लीजिए। प्लस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु P पर दो आवेशों के कारण दो जो है तीव्रताएं उत्पन्न हो रही हैं, पहली प्लस क्यू आवेश के कारण और दूसरी माइनस क्यू आवेश के कारण, और इनकी जो है परिणामी तीव्रता हम E निकालेंगे। तो जो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी संजीवनी बेटा, ये इसकी दिशा आवेश से दूर की तरफ होगी। तो हम जैसे यहां से यहां तक की दूरी हम क्या लेंगे, देखो एक ये डिस्टेंस होगी संजीवनी, एक ये डिस्टेंस होगी। ये दो डिस्टेंस होंगी या नहीं होगी, पहले बताओ हमको, ठीक है। एक आपकी ये डिस्टेंस होगी जो है प्लस क्यू आवेश के से बिंदु P की दूरी, क्यों, और एक ये डिस्टेंस होगी जो माइनस क्यू आवेश से ये पॉइंट P है। इस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इसको थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। इस आवेश के कारण ये बिंदु P है, इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इसकी डायरेक्शन ये जाएगी, ये आवेश से दूर। जिधर आवेश होगा, जैसे आवेश प्लस क्यू इधर रखा है तो इधर दूर जाएगी, ये इधर डायरेक्शन में होगी, इसको कहेंगे हम लोग E1। लेकिन माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी वो उसकी दिशा इसी आवेश की तरफ होगी, क्योंकि तीव्रता हमेशा प्लस चार्ज से निकल करके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज से निकल करके निगेटिव चार्ज में चली जाती है। लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, निगेटिव चार्ज से निकलता है और पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल की दिशा माइनस Q2 प्लस Q होती है। अब पहले बताओ, इतना समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत? तो इसीलिए इसकी दिशा इधर है यहां पर, इसीलिए ये इधर चला, और ये डायरेक्शन जो माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रिएट होगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन होगी E2, ये इस दिशा में होगी। पहले बताओ, इतना समझे नहीं समझे? फिर से मैं बता दे रहा हूं, कोई जरूरी नहीं कि आपको समझ में ना आए, तो मैं जो है रिपीट किए दे रहा हूं। ये आपका एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जो अल्प दूरी पर स्थित होता है ये, और इसकी दिशा में ये दो जो है विपरीत प्रकार के और समान परिमाण के आवेशों से मिलकर बना होता है। तो जो है माइनस क्यू और प्लस क्यू दो चार्जेज जो है पॉइंट ए पर माइनस क्यू और पॉइंट बी पर जो है प्लस क्यू दो चार्जेज रखे हुए हैं। प्लस क्यू आवेश और दोनों आवेशों के कारण जो है अलग अलग दिशाओं में दो जो है तीव्रताएं उत्पन्न होंगी। प्लस क्यू आवेश के कारण जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, तो वो होगी E1 डायरेक्शन में।
और माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी वो E2 डायरेक्शन में। डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन ये कहती है कि आपने देखा होगा कि जो है जो वैद्युत द्विध्रुव होता है इसमें आपका जो है प्लस क्यू आवेश के कारण जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई वो आवेश से दूर दिशा में उत्पन्न हुई जाकर के, और माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी वो आवेश की दिशा में ही होगी। हम लोग क्या करते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी है और इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु है ओ से जो है r मीटर की दूरी पर, तो हमने एक r मीटर की दूरी पर, ठीक है, एक जो है पॉइंट P लिया संजीवनी, इस पॉइंट P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, ठीक है। अब ये जो तीव्रता निकलेगी ये इसके मध्य बिंदु से निकलेगी E, और इसकी दिशा इधर होगी। ये एंगल अगर थीटा होगा मान लो तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा। ये क्यों? क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है, तो मान लो ये समकोण त्रिभुज 90 अंश के सामने की साइड को कहते हैं कर्ण, हाइपोटेनस। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण, और जो 90 डिग्री होती है वो लंब होती है, और ये बची आपकी आधार। और इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पहले हम इस तीव्रता का वियोजन कर लेंगे। अब E1 के जो है ये थीटा कोण बना रहा है, तो E1 के दो घटक होंगे, जिससे ये तो ये घटक होगा, कौन सा, ये घटक ये होगा E1 का, ये दो घटक होंगे और इस डायरेक्शन में होंगे। पहला घटक होगा E1 cos थीटा, और एक घटक ये मिलेगा, बिल्कुल ये लर्न कर लेना संजीवनी, E1 sin थीटा। ये हम रिजोल्यूशन करते हैं, वियोजन। जो भी भौतिक राशि या वेक्टर जिस अक्ष से एंगल बना रहा होता है, जिस अक्ष से एंगल, इस अक्ष से एंगल बन रहा है, ये काश में टूट जाएगा, और बाकी परपेंडिकुलर एक होता है घटक, एक आपका जो है क्षैतिज घटक टूटता है, एक परपेंडिकुलर जो है घटक टूटता है। जैसे हम आपको इधर समझा रहे हैं इसका वियोजन, ये है, तो इसको थोड़ा सा पहले बनाओ। देखो संजीवनी, ये बिंदु P है। अब यहां पर हमने क्या किया, इस तरीके से मान लो ये, ठीक है। अब ये आपका जो है एक तो ये चली गई प्लस क्यू आवेश के कारण, संजीवनी समझ में आ रहा नहीं आ रहा, और दूसरा माइनस क्यू आवेश के कारण आवेश की तरफ हो जाएगी। ये इतना फिगर तोड़ के इधर दिखा रहे हैं, केवल इतना शिवांकी, केवल इतना। बिंदु P मान लो प्लस क्यू चार्ज के कारण जो है आवेश से दूर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 ये हो गई, माइनस क्यू आवेश के कारण आवेश की तरफ एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको E2 मिल गई, ठीक है। और फिर ये इसका रिजल्टेंट तीव्रता यहां से होके जाएगा, ये थीटा एंगल होगा, ये थीटा होगा, हमने बता दिया क्यों, क्योंकि ये थीटा तो ये थीटा, अगर ये थीटा तो ये थीटा। अब इसका हम पहले इसका जो है वियोजन करेंगे, E1 का। E1 दो भागों में टूटेगा, हमेशा भौतिक राशि दो भागों में, एक इसका जो है ऊर्ध्वाधर घटक होगा या लंबवत घटक सीधा इस तरीके से, और एक क्षैतिज घटक होगा। ये E1 जो है, ये E1 इस वाली लाइन से थीटा कोण बना रहा है, इसको भूल जाओ, ये भी बना रहा है थीटा, इसको भी तोड़ेंगे। पहले E1 देखते हैं, E1 जो है इस लाइन से थीटा कोण बना रहा है, तो ये वाली लाइन क्षैतिज लाइन है, तो ये वाली लाइन टूट जाएगी cos थीटा में। किसमें टूट जाएगी? cos थीटा में। तो ये हो जाएगा E1 cos थीटा, और ये लाइन आपकी टूट जाएगी sin थीटा में। परेशान मत होना, अभी आराम से समझा देंगे, समझे। इसी तरीके से E2 इस वाली लाइन से थीटा एंगल बना रहा है, तो E2 भी टूटेगा, जो है E2 cos थीटा में, डायरेक्शन यही रहेगी। तो E2 आपका टूट जाएगा E2 cos थीटा में यहां पर, और बाकी बचा इसका ये टूट जाएगा E1 sin थीटा में।
E2 साइन थीटा में। इतना समझे नहीं समझे? ये हम वियोजन करेंगे। जो वेक्टर जिस अक्ष से एंगल बना रहा होता है वो हमेशा काश में टूटता है, और बाकी जो ऊर्ध्वाधर होता है लंबवत वो साइन में टूटता है। इसलिए जो E1 वेक्टर है वो इस वाली लाइन से थीटा कोण बना रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा? ये E1 cos थीटा हो जाएगा, और आपका इसी तरीके से ये E1 साइन थीटा हो जाएगा। और E2 जो है वो इससे थीटा कोण बना रहा है, तो ये E2 cos थीटा और नीचे जो है E2 साइन थीटा। अब ये बताओ जरा हमको, ये और ये दोनों बराबर हैं और क्या है? दिशा में क्या है? समान, विपरीत है। ये इस दिशा में जा रहा है, ये इस दिशा में जा रहा है। बात समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, इसलिए मैंने बोला था आज की क्लास बहुत ही वो होने जा रही है। बिल्कुल समझ में आएगा, परेशान मत होना। ये बोल्ड के क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं इनको बोल्ड में हर हाल में पूछा जाता है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर ये नहीं आया तो निरक्षी में। परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये इतना हमने उठा करके आपको इधर समझाया है, इतना वाला उठा करके यहां पर आपको समझाया। ये बेटा इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, दोनों जो है परिमाण में तो समान है लेकिन दिशा में विपरीत हैं। ये इस दिशा में जा रहा है, ये इस दिशा में जा रहा है, इसलिए पहला वाला होगा पॉजिटिव और दूसरा वाला होगा निगेटिव। लेकिन दोनों परिमाण में समान होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि +10 लो और -10 लो तो कैंसिल। तो ये तो गए, और ये दोनों किस डायरेक्शन में है? सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है? ये सेम डायरेक्शन में है। E1 cos थीटा और E2 cos थीटा सेम डायरेक्शन में होने के कारण ये यहां पर जो है हमको E मिलेगा, E यहां पर मिलेगा। क्षैतिज रेखा पर हमको परिणामी तीव्रता मिलेगी, ऊर्ध्वाधर वाली तो कैंसिल हो गई। कैंसिल क्यों हो गई? एक आपका जो है ये मान लो नॉर्थ डायरेक्शन में है, ये साउथ, और नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और मैग्नीट्यूड में सेम होने के कारण, मान लो बच्चे इसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन पर कूलम, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। हेतराम बिल्कुल जो है सुधर जाओ बेटा। तो ये हो जाएगा E1 साइन थीटा, और ये हो जाएगा माइनस, ये अपोजिट दिशा में होने के कारण -E2 साइन थीटा। बहुत ही हमारी क्लास जो होती है वो बहुत ही जो है मतलब डेडिकेटेड क्लास हम लेते हैं। तो ये हो जाएगा E1 साइन थीटा, ये -E2 साइन थीटा, तो ये दोनों आपके यहां पर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे? परिणामी जो रिजल्टेंट हमको जो मिलेगा, क्या मिलेगा? रिजल्टेंट इंटेंसिटी, वो हमको यहां से मिलेगा। कहने का मतलब है E1 cos थीटा और +E2 cos थीटा ऐड कर देंगे। इतना समझे? अब हम लोग इसको रफ के ये दे रहे हैं, इतना समझ गए? ये जो है वेक्टर का वियोजन था, अगर नहीं समझ में आया तो अभी फिर मैं बता दूंगा, परेशान मत होना। अब हमको यहां पर परिणामी तीव्रता निकालनी है, तो E बराबर मिलेगा E1 cos थीटा प्लस E2 साइन नहीं cos थीटा। इससे हमको परिणामी तीव्रता किस बिंदु पर मिलेगी? बिंदु P पर मिलेगी, मिल जाएगी। अब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे। अच्छा, E1 बराबर, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और Q/r²। तो E1 की जगह पर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। E1 मतलब ये वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस Q आवेश के कारण। तो हमको दूरी भी तो पता होनी चाहिए बिंदु E1 की, मतलब बिंदु P पर ये E1 तीव्रता उत्पन्न हो रही है, तो बिंदु P से हमको प्लस Q आवेश की दूरी पता होनी चाहिए, मतलब इतनी दूरी पता होनी चाहिए। इतनी दूरी कैसे निकालेंगे? हमको E1 निकालने के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बिंदु P पर क्रिएट हो रही है, और तीव्रता निकालने के लिए फार्मूला होता है Q/r²। R क्या होती है? आवेश की जिस बिंदु पर तीव्रता उत्पन्न हो रही है उससे दूरी। तो हमको ये दूरी पता
जो है पता होनी चाहिए। आप परेशान मत हो, ये दूरी आसानी से पता लग जाएगी, थोड़ा माइंड लगाओ, ये भूल जाओ, केवल आप टेंगल याद कर लो। ये टेंगल कैसा टेंगल है, समकोण त्रिभुज है या नहीं है? है। समकोण त्रिभुज में ये एल है, ये आर है, और ये कौन सी भुजा है, कर्ण। अब पाइथागोरस को हम लोग बुलाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा था 10th में। पाइथागोरस प्रमेय से सब समझ में आएगा। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, ये हो रहा है कर्ण आपका, तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? आ रहा है, बोलते रहना, जहां समझ में ना आए सब समझाएंगे। आधार का स्क्वायर, समझे बच्चों? तो कर्ण आपका ये है पीबी, तो पीबी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ये क्या है, लंब। तो लंब का स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर, इसको ले ले अंडर रूट में, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। संजीवनी ये दिख रहा है उधर, समझ में आया? ये दूरी क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको जाओ भूल, ये मिल गए। एक त्रिभुज देख लो, कौन सा त्रिभुज, पीओबी, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है ये कर्ण होती है, ये लंब होती है, ये आधार होती है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ज्यादा जल्दी में तो नहीं बोल रहा हूं, ठीक है? तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, लंब आपका आर है तो आर का स्क्वायर हो जाएगा, और आधार आपका यल है तो ये एल का स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर यहां लाएंगे तो अंडर रूट इसके ऊपर आ जाएगा। ये दूरी निकल के तुमको दूरी मिल गई जिसको हम निकालना चाह रहे थे। तो ये बिंदु जो प्लस क्यू आवेश की बिंदु पी से दूरी मिल गई, कितनी हो गई, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ये भी दूरी कितनी हो गई, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब हम बहुत ही आसानी से और cos थीटा का मान निकाल लें। cos थीटा का भी मान यहीं से निकलेगा। कैसे संजीवनी, आप बताओ? cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, होता है या नहीं होता? होता है। बस आओ, ये तो समकोण त्रिभुज है, आधार दिया है एल और कर्ण दिया है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो cos थीटा की जगह ये रख देंगे और E1 का मान इधर रफ कर दें। अब ये जरा रफ कर दें, समझे नहीं समझे बच्चों, कैसे आया है? अब देखिए वैल्यू पुट की जाए, तो हम वैल्यू पुट करेंगे तो E बराबर E1 की जगह पे संजीवनी रख दिया जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q अपान, और दूरी क्या हो जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर। यही तो होगी, दूरी क्या हो जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, Q अपान आर स्क्वायर। तो ये दूरी आपकी हो जाएगी यहां पर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर, और cos थीटा की जगह पर क्या रखेंगे, एल अपान क्या रखेंगे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। थोड़ा सा समझ दीजिए बस, प्लस प्लस इसी तरीके से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, और यही आ जाएगा अंडर रूट पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और एल अपान अंडर रूट में इसका तो स्क्वायर हो जाएगा, और अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये और ये सेम है। देखो जो ये लिखा हुआ वही है, ये लिखा हुआ है, तो E बराबर आपका हो जाएगा 1 Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, अंदर हमको मिल जाएगा 2 गुणे QL कॉमन ले लो, L भी तो सेम है, और ये सब मतलब 2 यहां लगा लो। एक सेकेंड जरा रुक जाओ, इसको लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू 2 इंटू Q अपान, और ये आपका हो जाएगा यहां पर, ये अंडर रूट है ये, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2,
क्योंकि ये आपका 1/2 होगा, ये 1, तो ये ऊपर आ जाएगा आपका 3/2। समझे? अब इधर रफ कर दे। इतना समझ में आया नहीं आया? ठीक है, ये अब हम कल आपको करा देंगे।